नमस्ते दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इन वीडियो के माध्यम से हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। यदि आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, जहां हमने एक एक प्रैक्टिस सेट को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है, जो कि आगे आने वाली परीक्षा सीबीटी 2 में जीके के मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चनों को सोल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। ये देखिए, इस वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हमने कितना इंपोर्टेंट लिया है, और ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का जो मुख्य स्रोत निम्नलिखित से क्या था। यानी कि कलिंग के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था ना अशोक का, उसमें जो कि अभियान चला था, उसका जो जानकारी का जो मुख्य स्रोत जो मिलते हैं ना, जो जानकारी युद्ध से रिलेटेड जो जानकारी मिलती है वो कौन से श्लोक से मिलती है, ये हमें बताना है। देखिए, ए में लिखा है दिव्यान, बी में लिखा है देखिए शिलालेख 12, सी में लिखा है शिलालेख 13, या फिर महावंश। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। यानी कि शिलालेख 13 में जो है हमारे कलिंग युद्ध से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें कि देखिए अशोक ने युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, गांधार कला किसके अधीन फूली फली, यानी कि गांधार कला जो है वो किस वंश के अंतर्गत देखिए फूली फली है, वो हमें बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी कुषाण काल में, या फिर डी सातवाहन काल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, कि गांधार कला जो है ना वो कुषाण काल में देखो फली फूली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 की तरफ आ गए थे। ये भी देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। देखिए चालुक्य सम्राट जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, वो हमें बताना है। इनमें से कौन सा लेख नंबर ए देखिए हाथी गुम्फा, बी ऐहोल, सी नासिक, या फिर डी मास्की। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए बी, बिल्कुल सही। देखिए ऐहोल क्या है वह सीधे चालुक्य सम्राट देखिए पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है आपका ऐहोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। देखिए, मोहनजोदड़ो का जब खुदाई की गई थी तो उसमें सबसे बड़ा भवन जो है वो कौन सा मिला था, वो हमें बता दें। मोहनजोदड़ो की बात की जाए, देखिए ए विशाल स्नानगार, बी धान्यागार, सी स्तंभहाल, या फिर डी 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो सबसे बड़ा भवन जो मिला था वो मिला था आपका ऑप्शन नंबर बी धान्यागार। ठीक है, सबसे बड़ा भवन मिला था मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका भूगोल से संबंधित है। देखिए देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट छठ का पारिवारिक करने वाला प्रथम नदी कौन सी है। देखिए तलछट छठ जो होती है ना, तलछट छठ परिवाहित करने वाली जो प्रथम नदी है वो हमें बतानी है। ठीक है, प्रमुख नदी कौन सी है। देखिए ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, या फिर डी यमुना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, गंगा। गंगा क्या है ना, भारत की जो तलछट नदी है। भारत की तलछट नदी क्या होती है, ये गंगा बह रही है। ठीक है, ये कभी इधर को कट रही है, कभी इधर को कट रही है, कभी इधर को कट जाती है, कभी इधर को कट जाती है, कभी उधर को कट। तो तलछट नदियाँ तो तलछटी नदियाँ कहलाती है। देखिए, तो वो कौन सी है, भारत की जो प्रमुख नदी है वो है गंगा। देखिए, समय समय पर वो अपना स्थान जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ये भी देखिए आपका भूगोल से संबंधित है। देखिए पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिए पेट्रोलॉजी में देखिए किसका अध्ययन किया जाता है वो हमें बता दें। भूमि का, खनिज का, चट्टानों का, या फिर मृदा का, यानी कि मिट्टी का। तो पेट्रोलॉजी जो संबंधित है ना वो आपके चट्टानों से संबंधित है। पेट्रोलॉजी है चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। देखिए ये भी हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती है वो हमें बताना है। देखिए भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या फिर म्यांमार से। तो कौन सी देखिए नहीं गुजरती है वो हमें बताना है। तो इसके आधार पर हमारा पाकिस्तान हो जाता है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा क्या है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। ठीक, बाकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों ही देशों से देखिए होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये भी हमारा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में देखिए कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन करने पर जो है ना प्रथम राज्य
है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कवर करते हैं। देखिए हमारा देखिए आपका भारतीय संविधान देखिए पॉलिटिकल से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है। देखिए 9 क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं। देखिए भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो किसको सौंपी गई है वो हमें बताना है। ठीक है, ए केवल राज्य विधानमंडलों को, बी संघ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को, सी केवल संघ संसद को, या फिर डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, केवल संघ संसद को देखिए अविशिष्ट शक्तियां सौंपी गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये भी देखिए हमारा देखिए आप पॉलिटिकल साइंस से देखिए रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे पढ़ते थे कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी वो हमें बताना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है देखिए 1773 का विधि निर्णय अधिनियम, बी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, सी 1793 का चार्ट अधिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। देखिए 1793 का विनियामक अधिनियम के अनुसार ही देखिए कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कवर करते हैं। देखिए ये भी हमारे देखिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। देखिए अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, देखिए अध्यक्षीय सरकार जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति क्या होता है वो हमें बताना है। ठीक है, ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, बी विधानमंडल पर आश्रित होता है, सी न्यायपालिका पर आश्रित होता है, या फिर डी मंत्रिपरिषद के परामर्श में बाधा होता है। तो राष्ट्रपति देखिए अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है कि विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन कम करते हैं। देखिए ये आ गया देखिए हमारा पॉलिटिकल का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार देखिए एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी सॉरी सी नहीं ये बी होगा, वैसे कन्फ्यूजन हुई। देखिए ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, है डी मंत्री परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है ना भारत का राष्ट्रपति ही देखिए करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा देखिए ये भौतिक विज्ञान से संबंधित। देखिए निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। देखिए द्रव्यमान की जो इकाई है वो नहीं है, वो हमें बताना है। ए पौंड, बी किलोग्राम, सी ग्राम, डी डाइन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सर डाइन। डाइन क्या है कि द्रव्यमान की जो है वो इकाई नहीं है, बाकी पौंड भी है, किलोग्राम भी है और ग्राम भी है, ये तीनों इकाई हैं, लेकिन डाइन जो है वो इकाई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी देखिए भौतिक विज्ञान से संबंधित है कि एक माइक्रोन किसके बराबर है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में देखिए पूछा भी जा चुका है। ठीक है, एक माइक्रोन किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 0.1 मिलीमीटर, या फिर देखिए 0.00001 मिलीमीटर। देखिए 4 टाइम 0, यहाँ पर देखिए 3 टाइम 0, यहाँ पर देखिए 2 टाइम 0। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोकोन जो किसके बराबर है, तो वहाँ पर हमारा सही आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोकोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए ये दो क्वेश्चन देखिए 15 और 16, ये देखिए ये भी जो है आपका भौतिक विज्ञान से संबंधित। देखिए तो ये साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। देखिए जो साइकिल चालक है ना उसे वर्तुल गति में झुकना चाहिए। ए केंद्र की ओर तिरछे, बी केंद्र से दूर तिरछे, सी आगे की ओर, या फिर डी पीछे की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, केंद्र की ओर तिरछे झुकना चाहिए। यानी कि जैसे हम साइकिल मोड़ते हैं ना तो वो तुल्य गति के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी चौराहे पर साइकिल को मोड़ते हैं तो हम जब जिस तरफ को हम मोड़ते हैं उसी तरफ को देखिए हमारा शरीर का झुकाव भी उसी तरफ को भी झुक जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। देखिए 10 मोल जल का द्रव्यमान है। देखिए 10 मोल जल का जो द्रव्यमान है वो कितना है। 18 ग्राम, 90 ग्राम, 180 ग्राम या 45 ग्राम। 10 मोल देखिए ये भी देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आपका और रेलवे एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। ठीक है, तो 10 मोल जल का द्रव्यमान हमें बताना, तो हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 180 ग्राम होता है 10 मोल जल का जो है द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए ये देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला देखिए एरोसाल का उदाहरण है। देखिए एरोसाल का जो उदाहरण है वो क्या है वो हमें बताना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम जीके के देखिए इसमें हम जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस देखिए और
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सभी के देखिए हमने क्वेश्चन इसमें कंबाइन करके मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 17 देखिए, एरोसॉल किसका उदाहरण है? तो दूध का, नदी के जल का, रुधिर का या फिर धुएं का। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, धुआं। ठीक है, एरोसॉल जो है ना धुएं का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी आपका देखिए आपका केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। देखिए एसुद कपूर को शुद्ध किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए उद्रावर्तन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, सी प्रभाजी आसवन द्वारा या फिर डी भापीय आसवन द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध कपूर को जो शुद्ध किया जाता है वो क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, यानी कि ऊर्ध्वपतन द्वारा दिए अशुद्ध कपूर को शुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा द्वारा देखिए इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि इन क्वेश्चन के माध्यम से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तथा इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। देखिए जीवाश्म जीव की आयु की गणना की जो तकनीक है वो किसके द्वारा होती है? देखिए किसके द्वारा होती है? ठीक है, वो हमें बताना। देखिए ए रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा, बी इलेक्ट्रोपोटोलॉरेसेंस के द्वारा, सी वार्षिक घेरों की गिनकर के द्वारा या फिर माइक्रो लघु परिचालन के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा क्या होता है कि जीवाश्मों की आयु की जो है ना वो गणना की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। देखिए हमारा देखिए ये देखिए अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? देखिए अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं वो हमें बताना है। ठीक है, देख ए जर्मेनियम तथा कार्बन, बी प्लेटिनम तथा कार्बन, सी सिलिकॉन तथा प्लेटिनम या फिर डी सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। देखिए अर्धचालक के देखिए पदार्थ हमें बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके आधार पर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए विद्युत लैंप के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं। तो जो विद्युत लैंप होते हैं ना उनके जो जिस मटेरियल से वो बनाए जाते हैं उन्हें सामान्यतः किस मटेरियल से वो बनाए जाते हैं वो हमें बताना। देखिए ए गोल्ड डैश सोडियम और क्रोमियम के द्वारा, बी क्रोमियम कॉपर और निकेल के द्वारा, सी निकेल सीसा और क्रोमियम के द्वारा या फिर डी गोल्ड सोडियम और पोटेशियम के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए गोल्ड यानी कि सोने के द्वारा तो देखिए विद्युत लैंप नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जो विद्युत लैंप होते हैं तो सोना क्योंकि काफ़ी महंगा पदार्थ धातु होता है। ठीक है, देखिए इसका जो हमारा बी बिल्कुल सही जाएगा। क्रोमियम कॉपर और निकेल के द्वारा जो है विद्युत लैंप जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसे आप अब देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं इन वीडियो के माध्यम से देखिए कवर करा रहा हूँ ना, देखिए इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए या फिर एक नोटबुक ले लीजिए और उन नोटबुकों में इन सभी क्वेश्चनों को आप इन राइटिंग में देखिए उतार लीजिए। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए कि इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ये हमारा जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। देखिए वायरल संक्रमण से जो होने वाला रोग है वायरस, ठीक है वायरल नहीं है ये वायरस है। ठीक है, इसमें टाइपिंग में देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वायरस है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ए टाइफाइड, बी विसूचिका, सी जुखाम या फिर सी डी देखिए मलेरिया। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, जुखाम। देखिए वायरस संक्रमण से जो है ना जुखाम होने वाला रोग है इन चारों में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कवर देखिए फार्मिक अम्ल। देखिए फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? देखिए वो हमें बताना। देखिए फार्मिक अम्ल जो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ए दीमक द्वारा, बी कॉकरोच द्वारा, सी लाल चींटी द्वारा या फिर डी मच्छर के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, लाल चींटी। देखिए लाल चींटी में जो ना फार्मिक अम्ल पाया जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल जो है ना वो लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 और 25 को देखिए जल्दी से कवर कर लेते हैं। 24 को देखिए पांडा किसके कुल का होता है? देखिए इनमें से 4 कुल दिए हुए हैं, तो पांडा जो है वो किसके कुल का होता है वो मैं बताएं। देखिए ए व्हेल के, बी भालू, सी कंगारू या फिर डी सेही। तो
तो भालू जो है वो पांडा जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेही के ही एक कुल का एक जीव है। ठीक है, सेही के ही कुल का एक जीव है, कौन है? पांडा। ठीक है, वो भालू के कुल का देखिए नहीं होता पांडा, पांडा अलग होता है, पांडु का जो कुल अलग है और जो भालू का जो कुल है वो अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हरित क्रांतियां किससे संबंधित है? देखिए हरित क्रांतियां किससे संबंधित है? जन्य से, उत्सर्जन से, श्वसन से या फिर पाचन से। तो हरित ग्रंथ सॉरी क्रांतियां हरित ग्रंथियां, देखिए क्वेश्चन को मैंने पढ़ने में मिस्टेक किया है, देखिए दोबारा पढ़ता हूँ। देखिए हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। देखिए हरित ग्रंथियां क्या संबंधित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए ऐसे थोड़ा सा मैं पूरे एक पेज पे ले लेता हूँ। ये देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये इस वीडियो का देखिए लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। ठीक है, शुष्क आकार में निष्कासित करती है कुछ छिपकली अपने मल को, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जब वो ये प्रक्रिया करती हैं रेगिस्तानी छिपकलियाँ, तो इससे किस प्रकार की मदद मिलती है वो हमें बताना है। ठीक है, ए परभक्षों के विरुद्ध बचाव की कार्रवाई, बी जीवों का सीमित रखने का उपाय है, या फिर सी जीवों को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन बनाने का एक उपाय, या फिर डी खाद्य की समस्या निपटाना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी बिल्कुल सही। ठीक है, जब क्या होता है, जब रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करके कर देती है ना, तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है? खाद्य की समस्या जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के देखिए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखिए, इस वीडियो के सभी जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को देखिए मैंने कवर कर लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा द्वारा दिए गए ये जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आपको लगता है कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो हमारे इस वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए इन वीडियो के माध्यम से हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक है, यदि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो उन सभी सेट को आप अच्छे से देख लेगा जिसमें जीके के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देखिए इस तरह के यूनिक क्वेश्चनों के साथ।